स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में अमेरिका के संविधान के अंतर्गत वहाँ की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो तीनों अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से आवश्यक है, अनिवार्य हैं और तीनों के बिना शासन का संचालन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने पहले शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत का अध्ययन किया था, जिससे कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाए कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से कार्य करने के साथ में एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे। ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है एक सुगम शासन संचालन के लिए। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। राज्य में चाहे कितनी ही उत्तम व्यवस्था हो, अच्छे प्रबंध हो, पर यदि वहाँ न्याय का अभाव है तो उस राज्य की शासन व्यवस्था को उत्तम नहीं कहा जा सकता है। किसी देश के शासन की अच्छाई या बुराई की असली कसौटी वहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उसकी प्रतिष्ठा से की जाती है। इसीलिए विलियम बर्ट ने लिखा है कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में से यदि संघीय न्यायालय को निकाल दिया जाए तो उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ शेष रहती है। उसके बिना शासन नहीं चल सकता है। सूर्य के बिना और सौरमंडल की कल्पना जैसे की जा सकती है, F.J. हैरिक्सन ने उच्च न्यायालय को शासन रूपी यंत्र को संतुलित रखने वाला पहिया बताया है। मतलब जो न्याय व्यवस्था है उसका होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सन 1777 में संविधान के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई थी। हैमिल्टन ने इसे एक बहुत बड़ी भूल माना था, इसलिए 1787 ईस्वी में नए संविधान का निर्माण करके समय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रथम अनुभाग में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति का एक उच्चतम न्यायालय और उन अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होगी जो समय समय पर कांग्रेस के द्वारा स्थापित किए जाएं। हैमिल्टन के अनुसार राज्य मंडल का सबसे बड़ा दोष न्यायपालिका शक्ति का अभाव था। राष्ट्रीय न्यायपालिका के अभाव में समस्त न्यायिक विवाद राज्यों के न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते थे। राज्यों की न्यायिक व्यवस्था के पृथक पृथक होने के कारण प्राय परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाते थे, जिसके कारण कार्यों में अनिश्चितता, अस्थिरता उत्पन्न होती थी और इसे दूर करने के लिए एक संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। यदि संविधान तथा इसकी विधियों व संधियां राष्ट्र के सर्वोच्च नियम हैं तो यह आवश्यक है कि किसी एक शक्ति के द्वारा उसकी व्याख्या की जाए और उन्हें क्रियान्वित किया जाए। तो इन सभी समस्याओं के कारण यह आवश्यक माना गया कि एक संघीय न्यायालय तो आवश्यक है। मुनरो ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने निश्चय किया कि संविधान तथा उसके अधीन बने कानूनों तथा नियमों को क्रियान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र तथा शक्तिशाली संघीय न्याय व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। अब हम देखेंगे संघीय न्यायालय का संगठन। व्यवस्थापक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय वे न्यायालय हैं जिनकी स्थापना संविधान की 3री धारा के अधीन नहीं बल्कि कांग्रेस के द्वारा अपने विधायिनी शक्ति के अंतर्गत की गई है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते बल्कि इसका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की पहली धारा की 8वीं उपधारा कांग्रेस को विविध प्रकार के कर लगाने व उन्हें वसूल करने का अधिकार प्रदान करती है और इसी संबंध में कांग्रेस के द्वारा निर्मित कानून पर जो वाद उत्पन्न हो उसका निर्णय करने के लिए कांग्रेस ने
9 न्यायाधीशों के एक न्यायालय की स्थापना की है, जिसे संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य व्यवस्थापक न्यायालय भी हैं जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक धन के व्यय और कर की वसूलों से होता है। व्यवस्थापक न्यायालयों और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों में भी अंतर होता है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवस्थापक न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रशासन के द्वारा बिना महाभियोग के ही पदच्युत किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश सद्व्यवहार पर्यंत कार्य करते हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा स्थापित न्याय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है और निश्चित अवधि की समाप्ति पर उन्हें पदों से हटाया जा सकता है। अब आता है संवैधानिक न्यायालय। तो संघीय न्यायालयों का मूल आशय संविधान की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक न्यायालयों से ही है। संघीय न्यायालय का यह ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर पहले आएगा जिला न्यायालय, उसके ऊपर आएगा संघीय अपील न्यायालय और सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। अब पहले इसमें आएगा जिला न्यायालय। तो अमेरिका की संघीय न्यायपालिका का सबसे निचला न्यायालय है जिला न्यायालय। इसे एक हम पिरामिड के अनुसार समझ सकते हैं कि पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर दूसरा और फिर तीसरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या 88 है। अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। साधारणतया प्रत्येक राज्य में एक ही जिला न्यायालय होता है, किंतु क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से जो विशाल राज्य हैं उनमें आवश्यकता के अनुसार अधिक जिला न्यायालय स्थापित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है संघीय अपील न्यायालय। तो जिला न्यायालयों के ऊपर संघीय अपील न्यायालयों का गठन किया जाता है। इन न्यायालयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपना कार्य किया जाता है और इसी कारण इनको दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। ये जिला न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच में स्थित है। इन न्यायालयों की संख्या कुल 11 है। इनमें से एक केवल कोलंबिया जिले के लिए ही कार्य करता है और शेष 10 न्यायालय 20 प्रदेशों में कार्य करते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1779 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार की गई थी। सर्वप्रथम यह न्यूयॉर्क नगर की वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया। बाद में यह फिलाडेल्फिया में चला गया और वर्तमान समय में यह वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, कहाँ है वर्तमान समय में? वाशिंगटन में। अब इसकी रचना आ जाएगी। सर्वप्रथम जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे। कांग्रेस के द्वारा समय समय पर इनकी संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा है। 1801 में इसकी संख्या 5 कर दी गई। इसके बाद 1807 में इसकी संख्या 7, 1837 में 9 और 1863 में 10 कर दी गई। 1866 में इसके न्यायाधीशों की संख्या पुनः 7 कर दी गई और 1869 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 निर्धारित की गई और उस समय से लेकर अब तक ये संख्या 9 ही है। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश हैं। ये जो पुराने हैं ये इसके बारे में पूछा नहीं जाता है अक्सर। आपसे भी अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने अन्य न्यायाधीश हैं या तो फिर मुख्य न्यायाधीश कितने हैं, इस टाइप से। तो कुल संख्या 9 है, 1 + 8। ठीक है। नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस महान पद के लिए नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो सके। सामान्यतः इस पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नाम को सीनेट स्वीकार कर लेती है, परंतु कभी कभी सीनेट किसी विशेष व्यक्ति को भी इस पद पर नियुक्ति को अस्वीकार भी कर देती है और कभी कभी इसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि 9 अप्रैल 1970 को राष्ट्रपति निक्सन ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए
हैरल्ड कर्ट्सवेल का नाम प्रस्तावित किया था, किंतु सीनेट ने उसे स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट आता है वेतन और पदावधि। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है और न्यायाधीश की पदावधि में इस वेतन में वृद्धि तो की जा सकती है, लेकिन कमी नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों की पदावधि आजीवन है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीशों द्वारा इसके पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग किया जा सकता है। इस संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है तथा उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवन पर्यंत अपने पद पर पूरा वेतन प्राप्त होता रहेगा। यह स्पष्ट है कि 70 वर्ष की आयु के बाद भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करना न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट के द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और संबंधित न्यायाधीश को पद त्याग करना होता है। अब तक के संवैधानिक इतिहास में संघीय न्यायपालिका के 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से केवल 4 के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित हो सका है। सर्वोच्च न्यायालय के तो केवल एक न्यायाधीश सैमुअल चैज के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रकार फर्ग्यूसन और मैकहेनरी के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया अपवाद स्वरूप ही है, मतलब ये सिर्फ एक अपवाद है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है और प्राय अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक चलता रहता है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कार्यपालिका अधिकारी है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और निर्णय की घोषणा करता है, लेकिन उसे अन्य न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त